वो सभी के सभी बॉडीगार्ड्स मिलकर लाली को वहां से भाग चलने के लिए मनाने लगे, लेकिन लाली हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। जैसे ही उसने देखा कि उसके साइड का एक बॉडीगार्ड दुर्जन से लड़ रहा था, वो तुरंत ही दांत पीसते हुए बोली, मैं वापस कैसे जा सकती हूँ? अगर वो हमारे लोगों को मारते हैं तो हमें भी उनसे बदला लेना चाहिए। मैं अपने पॉलिटिकल कनेक्शंस का इस्तेमाल करके आर्मी को यहां बुलाऊंगी। मैं इन लोगों का नामो निशान मिटा दूंगी। इस वक्त वो बॉडीगार्ड से सुनकर बहुत ही गुस्सा हो रहे थे और साथ ही साथ डरे हुए भी थे। वो लोग समझ चुके थे कि यह मेयर की बीवी बिल्कुल पागल थी और दूसरों के कंधों पर बंदूक रखकर चलाने वाली थी। तभी पता नहीं क्यों, लेकिन उन बॉडीगार्ड से पुष्कर और लालू की ओर देखा, जो कि दूर खड़े होकर यह सारा तमाशा चुपचाप देख रहे थे। उन बॉडीगार्ड्स को समझ नहीं आ रहा था कि पुष्कर और लालू इतने शांत कैसे खड़े थे। या तो वह दोनों बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे या फिर डर के मारे अपनी अपनी जगह पर जम चुके थे। तभी दुर्जन ने चिल्लाते हुए कहा, यह ताबीज तुम्हें केवल 5 मिनट की ताकत दे सकता है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और अचानक एक जोरदार मुक्का अंकल बामटे की छाती पर मारा। हड्डियों के टूटने की जोरदार आवाज वहां मौजूद हर किसी के कान में पड़ी। अंकल बामटे जोर से चिल्लाया, इतनी आसानी से नहीं। उसने किसी तरह सही टाइमिंग पर अपने शरीर को पीछे की तरफ धकेल लिया था, जिससे कि वह दर्द को झेल गया था। दुर्जन गुस्से से चीखते हुए बोला, तुम अभी भी बचने की सोच रहे हो? अब बचने का कोई और रास्ता नहीं है, मौत को गले लगा लो। और अचानक ही दुर्जन ने अपना मुंह खोला तो उसके मुंह में एकदम खून जैसे लाल रंग का एक गोला था। देखते ही देखते दुर्जन के मुंह में से गर्म हवा की भाप निकलने लगी, जो कि अगले ही पल बड़ी बड़ी आग की लपटों में तब्दील हो गई। 7-8 मीटर लंबी लंबी आग की बड़ी बड़ी लपटें दुर्जन के मुंह से निकली और उन्होंने अंकल बामटे को जलाकर राख कर दिया। कुछ पलों के लिए तो अंकल बामटे इधर उधर दौड़ता हुआ अपनी जान बचाने के लिए चीखता चिल्लाता रहा, लेकिन अगले 10 सेकंड के अंदर ही वह जलकर राख हो गया। अंकल बामटे एक बार बस आखिर में जोर से चिल्लाया और उसका शरीर जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। उसका जला हुआ शरीर इस वक्त बहुत ही ज्यादा खौफनाक लग रहा था और उसकी आखिरी चीख सुनकर हर किसी के शरीर में कपकपी मच गई थी। नाटू गुस्से से चिल्लाया, अंकल बामटे! अंकल बामटे, जो कि नाटू फैमिली में कई सालों से था, आज नाटू की आंखों के आगे ही इस तरह जलकर मर गया था। इस वक्त नाटू और उसके साथी बहुत ज्यादा घबरा चुके थे। उनके पास इतने सारे हथियार और इतने सारे लोग थे, इसके बावजूद भी वह केवल एक आदमी से हार गए थे। नाटू और उसके साथी गेट के अंदर तक भी नहीं जा पाए थे। नाटू अपने मन ही मन में खुद से पूछता रहा, यहां आने से पहले मैं क्या पागलपंती सोच रहा था? मैं बार बार बोल रहा था कि मैं हाफिज ने गैंग को जड़ से उखाड़ दूंगा, लेकिन ये तो मुझे ही जड़ से उखाड़ने के चक्कर में है। पता नहीं मैं जिंदा वापस जा पाऊंगा कि नहीं। ये कोई मामूली लोग नहीं है, ये तो अपने मुंह से आग उगल रहे हैं। क्या ये सचमुच में स्नेक है, इंसान नहीं? तभी दुर्जन ने अपने मुंह से वह लाल रंग का गोला निकाला और अपने एक हाथ से पकड़ लिया और अचानक ही दुर्जन के मुंह में से सफेद रंग का धुआं निकलने लगा। दुर्जन ने चारों ओर घबराए हुए लोगों को देखा, जिसे देखकर उसके चेहरे पर एक बहुत ही खुशी वाला एक्सप्रेशन आ गया और वह जोर से दहाड़ते हुए बोला, जो कोई भी मरना नहीं चाहता तुरंत घुटनों पर माफी मांगे। नाटू के अंदर एक सेकंड भी रुकने की हिम्मत नहीं थी। उसके घुटने अपने आप ही कांपते हुए कमजोर पड़ गए और वह डर के मारे धड़ाम से घुटनों के बल आ गया। साथ ही साथ जब बॉडीगार्ड्स ने देखा कि नाटू घुटनों पर आ चुका था, तो वह सब भी तुरंत घुटनों पर आकर हाथ जोड़कर बैठ गए। लाली के अंदर अब इस वक्त इतनी हिम्मत नहीं थी कि बोल सके कि वह मेयर की वाइफ थी। वह समझ चुकी थी कि वह हाफ स्नेक वालों के एरिया में आ चुकी थी और यहां उसका स्टेटस किसी काम का नहीं था। लाली भी तुरंत घुटनों पर आ गई, लेकिन वह जानती थी कि केवल इतना ही काफी नहीं था, इसलिए वह तुरंत बोली, गुरु प्लीज हमें जाने दीजिए, मैं मेयर की बीवी हूं। आप लोग जितना कहोगे मैं उतना पैसा आपको देने को तैयार हूं, लेकिन प्लीज मेरी बेटी को भी छोड़ दीजिए। ठीक इसी वक्त जुगनू, जो कि बॉडीगार्ड्स के हत्थे चढ़ा हुआ था, अचानक ही अपनी कमर सीधी करते हुए उठ खड़ा हुआ। जुगनू ने आगे बढ़कर लाली की पीठ पर एक जोरदार लात मारी और चिल्लाया, हाँ कमीनी, मैं छोड़ता हूं तुझे, अभी रुक जा। अपना गुस्सा थोड़ा ठंडा करने के बाद जुगनू ने वहां और देर रुकने की हिम्मत नहीं की। वो तुरंत हाफ इसने गेट के अंदर भाग गया। लाली ने इस तरह की बेइज्जती जिंदगी में कभी नहीं झेली थी। लाली इस वक्त दांत पीस रही थी, लेकिन मजबूरी में बोली, गुरु प्लीज हमें जाने दीजिए, हम अंधे हो गए थे,
लेकिन मेरी बेटी तो बिल्कुल मासूम है। उसने आप लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ा। आपको जो कुछ भी नुकसान हुआ है उसके बदले में हम पैसे देने को तैयार हैं, पर मेरी बेटी को छोड़ दीजिए। दुर्जन ने एक नजर घुमाकर पुष्कर की ओर देखा। पुष्कर के साथ साथ लालू भी इस वक्त बिल्कुल सीधा खड़ा था। अचानक ही दुर्जन के चेहरे पर एक गुस्से वाला भाव आ गया, जैसे कि मानो उसकी ताकत को कोई ललकार रहा हो, और वह चिल्लाकर बोला, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई माफी ना मांगने की? लाली ने पलटकर देखा तो उसके अंदर से गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फूट गया। उसने तुरंत दांत पीसते हुए कहा, पुष्कर, तुम अभी तक वहां पर क्यों खड़े हो? जल्दी घुटनों पर आओ। इस वक्त लाली और उसके साथियों को पुष्कर के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो सोच रहे थे, इस बेवकूफ पुष्कर को अभी तक समझ नहीं आ रहा है यहां क्या चल रहा है। लाली और भी ज्यादा खूंखार होते हुए बोली, तुरंत घुटनों पर आओ, तुम अपने साथ साथ हमें भी मरवाना चाहते हो? लाली, जो कि मेयर की बीवी थी, उसको भी इस वक्त घुटनों पर आना पड़ गया था और अपनी जिंदगी की भीख मांगनी पड़ गई। लेकिन पुष्कर फिर भी एकदम शांत चुपचाप खड़ा था। लाली के बॉडीगार्ड सोच रहे थे, क्या इस लड़के को डर नहीं लगता? पता नहीं लाली की बेटी इस जैसे पागल लड़के के चक्कर में कैसे पड़ गई। जब श्रीचल पुष्कर के साथ आया था तब उसने लाली और उसके बॉडीगार्ड्स को कई बार समझाया था कि पुष्कर बहुत ताकतवर था और हर सिचुएशन में कंट्रोल में रहता था। उसके बावजूद भी लाली और उसके बॉडीगार्ड्स को लग रहा था कि पुष्कर इस वक्त बिल्कुल पागल हो चुका था। नाटू गुस्से से चिल्लाकर बोला, डैम इट! अगर तुम्हें घुटनों पर नहीं झुकना है तो यहां से दूर जाकर मरो। अपने चक्कर में हमें भी मत मरवाओ। नाटू इस वक्त सोच रहा था कि अपनी जान बचाने के लिए उसे कितने पैसे चुकाने पड़ेंगे। शायद 10 करोड़ रुपए देकर भी वह अपनी जान नहीं बचा पाएगा। लेकिन अब जब पुष्कर निडर सा एकदम सीधा खड़ा था तो नाटू को डर लग रहा था कि शायद दुर्जन दोबारा गुस्सा ना हो जाए, और उस कंडीशन में तो पैसे से भी नाटू और उसके साथियों की जान नहीं बच सकती थी। तभी एक बॉडीगार्ड ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, अरे मरने दो सालों को, अब ऐसे पागलों का हम क्या कर सकते हैं? दुर्जन, वो हमारे साथ नहीं है, वह घुटने पर नहीं आ रहा तो आप उसको तुरंत मार दीजिए। जब बोट से पुष्कर के साथ यह पूरा ग्रुप समंदर पार कर रहा था तो कई सारे बॉडीगार्ड्स पुष्कर को मामूली लड़का समझ रहे थे, क्योंकि पुष्कर अभी भी केवल 17 साल का था, और अगर उन्होंने लालू की पैंट के कोनों में ग्रेनेड लटके हुए ना देखे होते तो वह तो पुष्कर को बोट से ही नीचे फेंक देते। इस वक्त पुष्कर चुपचाप मुस्कुरा रहा था। पुष्कर ने एक नजर चारों ओर देखा। पुष्कर के सामने नजारा कुछ ऐसा था कि श्रद्धालु तो घुटनों पर झुके हुए थे, लेकिन साथ ही साथ लाली और उसके भाड़े के टट्टू भी घुटनों पर झुके हुए थे। पुष्कर अंदाजा लगा रहा था कि शायद हाफिज ने गेट की ताकत उतनी भी मामूली नहीं थी। पुष्कर उन सभी घुटनों के बल झुके हुए लोगों के बीच में से धीरे धीरे मजे से चलता हुआ इसने गेट की तरफ चलने लगा था। लाली इस वक्त पागलों की तरह चिल्ला रही थी, पुष्कर क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारी वजह से मुझे या मेरी बेटी को कुछ भी हुआ ना तो देखना तुम फिर क्या बेवकूफी कर रहे हो, इधर आओ। वो तेज तेज सांसें लेते हुए हाँफ भी रही थी और उसका मन था कि तुरंत उठकर पुष्कर को खींच ले, लेकिन लाली के अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि दुर्जन के आगे खड़ी हो सके। पुष्कर ने जमीन पर पड़ी हुई लाशों को लांघते हुए बड़ी शांत आवाज में कहा, मैं क्या कर रहा हूं? ये भी कोई पूछने की बात है? मैं इन स्नेक गेट वालों को जड़ से उखाड़ने के लिए आया हूं और अब वही करने जा रहा हूं। ये कहते हुए पुष्कर सीधे उस खतरनाक दुर्जन की ओर बढ़ गया। लाली और बाकियों की आंखें सुनकर फटी की फटी रह गई। वो सोचने लगे, इस पुष्कर के बोलने की टोन में कुछ ज्यादा ही एरोगेंस नहीं है? लगता है दुनिया में सच में ऐसे पागल होते हैं जिन्हें मौत का भी डर नहीं होता। लाली ने तुरंत चिल्लाते हुए कहा, ठीक है फिर मरो जाकर। पुष्कर की बातें सुनकर हाफिज ने गैंग वाले बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए थे और वह पुष्कर को गालियां बकने लगे। दुर्जन कंफ्यूज था कि उसे गुस्सा करना चाहिए या हंसना चाहिए, और वह बोला, इतना बड़ा घमंड, तुम यहां आकर हमारे हाफिज ने गेट को जड़ से उखाड़ के फेंकोगे? अब तुमने ये बात बोल दी है तो तुम तो यहां से आज जिंदा नहीं जाओगे, चाहे तुम दुनिया भर का पैसा ही क्यों ना ले आओ। यह कहती दुर्जन ने तुरंत वह लाल रंग का गोला अपने मुंह में वापस रखा और चिल्लाते हुए बोला, तुम अपने घुटनों पर आओगे या नहीं? पुष्कर ने एक नजर उस गोले को देखा, जैसे कि मानो उसे कुछ याद आ गया हो, और तुरंत बोला, तुम हाफिज ने गैंग वाले सब लोगों को घुटने पर क्यों झुकाना चाहते हो? एक डिब्रू नाम का आदमी भी मुझे पहले मिला था, वो भी ऐसा ही कुछ कह रहा था, लेकिन अब शायद वह इस दुनिया में नहीं है। पुष्कर जब शामली के साथ रंगा के बंदरगाह पर गया था तो उसे वहां हाफिज ने गेट का गुरु डिब्रू भी मिला था, जो मिस्टर दुआ के साथ आया था। जब डिब्रू ने देखा था कि पुष्कर उसके आगे नहीं झुक रहा था तो वह पुष्कर को मारने के लिए उतावला हो गया था।
लेकिन पुष्कर ने डिबरू को वहीं समंदर के किनारे ही काट कर फेंक दिया था। पुष्कर की बातें सुनकर दुर्जन इतना गुस्से में आ गया कि उसे तुरंत अपने मुंह से 10 मीटर लंबी आग की लपटें पुष्कर की ओर छोड़ना शुरू कर दिया। ये देखते ही लाली जोर से चिल्लाई। लाली के बॉडीगार्ड तुरंत लाली को उठाकर आग की लपटों से दूर ले गए। इस वक्त वह सभी जानते थे कि पुष्कर जल के भस्म हो चुका होगा। कई सारे श्रद्धालु जो वहां दवाइयां लेने आए थे वह भी डर के मारे जोर से चिल्ला उठे। लाली और कई सारे लोगों ने तो डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि उनमें यह नजारा देखने की हिम्मत नहीं। सभी लोगों को बहुत बुरा लग रहा था। कितना जवान लड़का बेकार में आग से जलकर मर रहा था। उन खतरनाक आग की लपटों के सामने किसी के भी खड़े रहने की हिम्मत नहीं थी और सभी लोग इधर उधर भाग चुके थे। यह नजारा देखकर दुर्जन बहुत खुश हो रहा था। तभी अचानक एक आवाज उन आग की लपटों के बीच में से आई। क्यों अपनी एनर्जी को बेकार कर रहे हो? और वैसे भी हमारे आसपास नेचुरल रिसोर्सेस हैं, उन्हें जला के वेस्ट क्यों कर रहे हो अकल के अंधे? क्या होने वाला था अब इस फाइट से? क्या पुष्कर दुर्जन को छोड़ देगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी